मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया, समुद्र की गहराइयां नाप ली, मशीनें बना ली जो सोच सकती हैं, लेकिन एक चीज अब भी लगभग अछूती है, स्वयं मनुष्य का अपना मन। नमस्कार, ये है द बुद्धास टॉक। कोई धर्म नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, सिर्फ देखना। आज से हम एक लंबी यात्रा शुरू कर रहे हैं, अपने ही मन के भीतर। इस यात्रा में कोई गुरु नहीं बताएगा कि क्या सही है, कोई किताब नहीं बताएगी क्या झूठ। बस एक साथ शांति से देखेंगे। पहला सवाल जो हमें समझना होगा वो है सबसे बुनियादी, मन क्या है? जब हम मन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम दिमाग यानी ब्रेन के बारे में सोचते हैं, लेकिन मन सिर्फ न्यूरॉन्स और सिनैप्स का ढेर नहीं है। मन बहुत बड़ा है। मन में शामिल हैं आपकी स्मृतियां, बचपन का वो दिन जब आप गिर गए थे, पहली बार प्यार, पहली असफलता, आपके अनुभव, हर सुख, हर दर्द, हर बोरियत, आपके डर, अंधेरे का डर, असफलता का डर, मौत का डर, अकेलेपन का डर, आपकी इच्छाएं, नया घर, नई गाड़ी, सम्मान, शक्ति, मोक्ष भी एक इच्छा बन सकता है। आपकी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा जिसमें आप सोचते हैं, बिना भाषा के क्या कोई विचार हो सकता है? आपकी मान्यताएं, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, जीवन बाद में भी है या सब यहीं खत्म। आपका ज्ञान, जो आपने पढ़ा, सुना, मान लिया, आपकी चोटें, वे बातें जो कभी किसी ने कह दी और अब भी अंदर दबी हैं, आपकी उम्मीदें, कल बेहतर होगा, वो मुझे समझेगा, मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा। मन एक लिविंग मूवमेंट है। ये लगातार प्रतिक्रिया कर रहा है, एकदम जैसे नदी बह रही हो। किसी ने आपको इंसल्ट किया, रिएक्शन। किसी ने प्रेज किया, रिएक्शन। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्शन। आपने कोई पुरानी तस्वीर देखी, रिएक्शन। आपने एक शब्द सुना, फेलियर, रिएक्शन। हर रिएक्शन के पीछे छिपा होता है पूरा अतीत। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आया, तो क्या वास्तव में हुआ? एक शब्द बोला गया, उस शब्द ने मेमोरी को स्पर्श किया, मेमोरी ने इमोशन पैदा किया, इमोशन ने रिएक्शन पैदा किया। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज है कि हमें लगता है मैं गुस्से में हूं, मानो गुस्सा हमारा स्वभाव हो। लेकिन क्या वो सच में स्वतंत्र था या वो सिर्फ एक पुरानी कंडीशनिंग थी? अगर कोई व्यक्ति बचपन से एक विशेष धर्म, जाति, राष्ट्र या आइडियोलॉजी में पला है, तो उसका मन उसी स्ट्रक्चर के अंदर सोचेगा। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र सोच रहा है, लेकिन अधिकतर समय वो सिर्फ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स दे रहा होता है, जैसे कोई मशीन। लेकिन मन इतना चालाक है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो मशीन है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि मेरा मन कंडीशनिंग से बना है, तो मैं कौन हूं? कुछ देर शांत बैठकर ऑब्जर्व करो, अपनी आंखें बंद करो, बस 1 मिनट। तुमने क्या देखा? थॉट्स आ रहे थे, जा रहे थे। एक स्मृति आई, फिर एक कल्पना, फिर कोई चिंता, फिर अचानक कोई गाना। फिर तुमने सोचा मुझे तो सोचना नहीं था, और यह भी एक थॉट ही था। क्या तुमने उन थॉट्स को बुलाया? क्या तुमने तय किया कि अगला थॉट क्या होगा? नहीं, थॉट्स बिना परमिशन के आते हैं। एक मेमोरी, एक इमेज, एक फियर, एक फैंटेसी, सब बिना दरवाजा खटखटाए। फिर हम कहते हैं मेरे थॉट्स, मेरा दिमाग, मैं सोच रहा हूं। लेकिन क्या वे सच में तुम्हारे हैं? आओ थोड़ा गहरे उतरें। थॉट भाषा से बनता है। भाषा तुमने नहीं बनाई, समाज ने दी। अगर तुम जर्मनी में पैदा होते तो तुम जर्मन में सोचते, तुम्हारे विचारों का ढांचा ही अलग होता। बिलीफ्स समाज ने दिए, बिना पूछे। तुमने कभी सोचा कि सोमवार बुरा दिन क्यों है? सिर्फ इसलिए कि समाज ने कहा। तुमने आम को मीठा लेबल दिया, समाज ने सिखाया। डर समाज ने डाला। लोग क्या कहेंगे, ये डर तुम्हारा अपना है या तुमने लिया है? कंपैरिजन समाज ने सिखाया। बचपन से तुलना, मार्क्स, सैलरी, शादी, बच्चे, कार, घर। तो फिर तुम्हारा कोई भी विचार पूरी तरह व्यक्तिगत है क्या? यदि तुम भारत में पैदा हुए तो तुम्हारा मन एक तरह से कंडीशन होगा। यदि तुम जापान या ब्राजील में पैदा होते तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी अलग होती। तुम वही होते पर सोचते बिल्कुल अलग। इसका अर्थ क्या है? जिसे तुम मैं कहते हो उसका बड़ा हिस्सा बोरोड है,
उधार लिया हुआ, समाज से, परिवार से, संस्कृति से। यह समझना बहुत गहरा है, क्योंकि तब ईगो कोई डिवाइन चीज नहीं रह जाती, वो एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन बन जाती है। और कंस्ट्रक्शन हमेशा फ्रैजाइल, नाजुक होती है। यही फ्रैजाइल ईगो हमेशा डरती है। उसे वैलिडेशन चाहिए, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे पहचान दो। सिक्योरिटी चाहिए, नौकरी, रिश्ता, धर्म, ग्रुप। इंपॉर्टेंस चाहिए, मैं किसी से कम नहीं। क्योंकि भीतर कहीं ईगो को पता है वो वास्तविक नहीं है। ईगो अहंकार नहीं है, यह बहुत जरूरी है समझना। अहंकार ईगो का सिर्फ एक रूप है। ईगो है एक मेंटल इमेज, एक तस्वीर जो हम अपने बारे में बनाते हैं। बचपन से ही हमें कंपेयर किया जाता है, देखो वो तुमसे बेहतर है, फर्स्ट आओ, कुछ बनकर दिखाओ, लोग क्या कहेंगे, तुम शर्मा जी के बेटे से कम हो। धीरे धीरे ये तस्वीर बनती है, मैं कौन हूं कि एक मानसिक छवि। ये छवि ही ईगो है। लेकिन ईगो सिर्फ तब नहीं जब कोई कहे मैं महान हूं। ईगो तब भी है जब कोई कहे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, ये भी ईगो है। ईगो तब भी है जब कोई कहे मैं सबसे हम्बल हूं, ये भी ईगो है। ईगो तब भी है जब कोई कहे मैं तो बहुत एवरेज हूं, कुछ खास नहीं, ये भी ईगो ही है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी पकड़ रखी है। यहां एक बारीक बात है, ईगो आइडेंटिटी चाहता है, कोई लेबल, कोई कैटेगरी। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, अमीर, गरीब, सफल, असफल, स्पिरिचुअल, बुद्धिजीवी, कलाकार, इंजीनियर, पति, पत्नी, मां, बेटा, कोई भी लेबल। लेबल सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि लेबल के बिना एक खालीपन, एम्प्टीनेस रह जाती है। और मनुष्य एम्प्टीनेस से डरता है। एम्प्टीनेस को भरने के लिए वो दौड़ता है, और अधिक लेबल्स, अधिक रिकॉग्निशन, अधिक काम, अधिक उपलब्धियां। लेकिन देखो, क्या लेबल सच है? मैं हिंदू हूं, क्या तुम सच में हिंदू हो, या तुमने रिवाजों को अपना लिया? मैं सक्सेसफुल हूं, यह सच है या तुलना से बना एक सापेक्ष शब्द? यदि तुम अपने सारे लेबल्स हटा दो, हिंदू, भारतीय, पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी, नौकरी, रिश्ते, तो क्या बचता है? इस प्रश्न से अधिकतर लोग डरते हैं, क्योंकि शायद भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है। मन परमानेंस चाहता है, मैं वही रहूंगा। लेकिन जीवन बहता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। कल तुम दुखी थे, आज खुश, कल कुछ और। तो ये मैं क्या है? एक अस्थायी नैरेटिव, एक कहानी जो मन खुद को सुनाता है। और जब कोई इस कहानी पर सवाल उठाता है तो ईगो डिफेंसिव हो जाता है। क्रोध, तर्क वितर्क, दूसरे पर प्रोजेक्शन, सब शुरू। डर हर मनुष्य का सबसे पुराना साथी। फियर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है, कभी प्रेजेंट से नहीं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो? वो मुझे छोड़ देगा तो? मैं अकेला रह गया तो? पैसे नहीं रहे तो? मर गया तो? ध्यान से देखो, डर कभी भी एक्चुअल घटना से नहीं पैदा होता, बल्कि थॉट से पैदा होता है। थॉट फ्यूचर की एक तस्वीर बनाता है। कल मैं सड़क पर आ जाऊंगा, और उस तस्वीर पर शरीर प्रतिक्रिया करता है। पसीना, धड़कन, टेंशन, सब थॉट की वजह से। अर्थात डर एक मानसिक फिल्म है जिसे हम वास्तविक मान लेते हैं। फिर हम इस डर से बचने के लिए क्या करते हैं? हम एस्केप रूट्स ढूंढते हैं। एंटरटेनमेंट, फिल्म, वेब सीरीज, रील्स, ताकि थॉट को रोका जा सके। रिलीजन, बिना समझे मान लेना कि कोई बचा लेगा, यह भी एक एस्केप है। बिलीव्स, कट्टर आस्था, क्योंकि डाउट डराता है। अल्कोहल, ड्रग्स, ज्यादा खाना, सेंसरी ओवरलोड। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रोलिंग, लाइक्स, कमेंट्स, डिस्ट्रैक्शन। एंडलेस टॉकिंग, बातें करते रहना, क्योंकि साइलेंस में डर ज्यादा दिखता है। लेकिन क्या एस्केप डर को खत्म करता है? नहीं, एस्केप सिर्फ डर को अस्थायी रूप से ढकता है, जैसे कूड़े पर कालीन बिछा देना। डर तब तक रहेगा जब तक मन थॉट की प्रकृति को नहीं समझता। यहां एक और गहरी बात, थॉट प्रैक्टिकल जीवन के लिए आवश्यक है। भाषा, तकनीक, योजना, खाना पकाना, पुल बनाना, इनके लिए थॉट चाहिए। लेकिन जब थॉट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ढूंढने लगता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थायी हूं, मेरा अस्तित्व सुनिश्चित है, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। क्योंकि जीवन स्वभाव से अनिश्चित है, कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। शरीर बूढ़ा होगा, रिश्ते बदलेंगे, मृत्यु निश्चित है।
लेकिन थॉट परमानेंस चाहता है। यह अंतर्विरोध ही फियर को जन्म देता है। तो क्या करें? डर से लड़ना नहीं है, डर का मुकाबला करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, बस देखना। यह भी एक थॉट है, यह भी एक रिएक्शन है, बिना जजमेंट के। जब तुम डर को देखते हो बिना नाम दिए, बिना एस्केप किए, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। हम सुनते हैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, तो हम बैठते हैं और कहते हैं मैं अपने गुस्से को देख रहा हूं। लेकिन प्रश्न है, क्या देखने वाला ऑब्जर्वर सच में अलग है या वो भी थॉट का ही एक हिस्सा है? ध्यान से समझें, जब तुम कहते हो मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो यहां एक मैं है और एक गुस्सा, दो चीजें। लेकिन ये मैं क्या है? वो भी एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है। मैं एक केंद्रीय विचार जिसने मान लिया है कि वो गुस्से से अलग है। ये मैं मेमोरी से बना है, उसके भी अपने ओपिनियंस हैं। गुस्सा बुरा है, मुझे शांत रहना चाहिए, उसकी जजमेंट्स हैं, उसकी भी अपनी कंडीशनिंग है। बड़े लोग गुस्सा नहीं करते। तो फिर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों थॉट के ही दो रूप हैं, दोनों एक ही मूवमेंट का हिस्सा हैं। ये रियलाइजेशन बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि तब मैं गुस्से से लड़ रहा हूं का कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होने लगता है। जब तुम देखते हो कि देखने वाला भी देखी जाने वाली चीज से अलग नहीं, तो द्वैत, ड्युअलिटी मिटने लगता है। फिर तुम कहते हो गुस्सा है सिर्फ इतना, भय है सिर्फ इतना, बिना मैं के, बिना किसी कंट्रोलर के। तब मैं क्या बनूं की दौड़ धीमी पड़ती है। मैं कैसे सुधरूं, ये सवाल ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब कोई अलग ऑब्जर्वर नहीं तो सुधारने वाला कौन है? और पहली बार मन खुद को बिना डिवीजन के देखना शुरू करता है। ये ना तो आसान है ना कठिन, ये बस तथ्य है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है विचारों को बलपूर्वक रोकना, मैं सोचूंगा नहीं, और ये संघर्ष शुरू। लेकिन ये मौन नहीं है, ये थॉट के खिलाफ एक और थॉट है। सच्चा साइलेंस तब आता है जब मन अपनी पूरी मूवमेंट को समझ लेता है। जैसे यदि तुम जंगल में खो गए हो और कोई तुम्हें रास्ता दिखाए, तो तुम भटकना बंद कर देते हो बिना लड़े। अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स साइलेंस, फोर्स नहीं। जब तुम पूरी क्लैरिटी से देखते हो कि थॉट अस्थायी है, बोरोड है, कंडीशनिंग से बना है, तो उससे लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। थॉट आएगा जाएगा, लेकिन तुम उसमें फंसते नहीं। तब एक अलग प्रकार का मौन पैदा होता है। वो कल्टिवेटेड नहीं है, कृत्रिम नहीं, वो नेचुरल है, जैसे झील का शांत हो जाना जब हवा रुक जाए। उस साइलेंस में कोई बिकमिंग, बनने की दौड़ नहीं, मैं अमीर बनूं, मैं ज्ञानी बनूं, सब शांत। कोई कंपैरिजन नहीं, वो बेहतर है, मैं बुरा, ये सब विचार मिट जाते हैं। कोई साइकोलॉजिकल फियर नहीं, क्योंकि फ्यूचर की कहानी ही नहीं चल रही, बस अवेयरनेस, शुद्ध ऑब्जर्वेशन। और इसी साइलेंस में शायद इंटेलिजेंस जन्म लेती है। इंटेलिजेंस सिर्फ सूचना नहीं है, इंटेलिजेंस है देखने की क्षमता बिना विकृति के, बिना पूर्वाग्रह के। ऐसा मन पहली बार फ्री होता है। मनुष्य हजारों वर्षों से बिलीफ्स बना रहा है। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, आत्मा अमर है, ये जन्म पिछले कर्मों का फल है, वो जन्म स्वर्ग या नरक देगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है। सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई तो देख रहा है, मरने के बाद भी कुछ है। ये सब हमें अनिश्चितता से बचाते हैं। लेकिन कंफर्ट और ट्रूथ दोनों एक नहीं है। यदि कोई बिलीफ फियर से पैदा हुई है, अगर मैंने ये नहीं माना तो मुझे सजा मिलेगी, तो क्या वो कभी फ्रीडम दे सकती है? फ्रीडम फियर से आजादी है, फियर से पैदा बिलीफ से नहीं। यही कारण है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, संगठित धर्म अक्सर डिवीजन पैदा करता है। मेरा भगवान तुमसे बड़ा, मेरी किताब सच्ची, तुम गलत। जब आइडेंटिटी बिलीफ पर टिक जाती है, तब कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, क्योंकि दूसरी बिलीफ तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज करती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बिलीफ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है इंक्वायरी, पूछताछ, देखना, समझना, बिना किसी अथॉरिटी के। बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। ईसा ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने कहा सत्य, बिलीफ नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा सभी आस्थाओं को छोड़कर केवल मेरे पास आओ। यह भी बिना मध्यस्थ के सीधे सत्य को देखने का आग्रह था। सच्चा टीचर वो नहीं जो फॉलोअर्स बनाए,
सच्चा टीचर वो है जो तुम्हें स्वयं को देखने की क्षमता दी, बिना किसी बिचौलिए के। दुनिया को बदलने की बात बहुत लोग करते हैं। राजनैतिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन, कानून, युद्ध, शांति समझौते। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया है मनुष्यों का सामूहिक मन, कलेक्टिव माइंड। हर समाज, हर संस्कृति, हर देश अलग अलग कंडीशन्ड माइंड्स का समूह मात्र। यदि मन के भीतर लालच है तो बाहर भी लालची समाज होगा। यदि मन के भीतर हिंसा छिपी है तो बाहर युद्ध और क्रूरता दिखेगी। यदि मन के भीतर भय है तो बाहर भय पर आधारित नियम, धर्म और तानाशाही पनपेगी। इसीलिए सबसे बड़ी क्रांति पॉलिटिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। वो तब होती है जब एक भी मनुष्य, बस एक, अपने कंडीशनिंग को बिना लड़े सिर्फ देखकर समझ लेता है। जब मन स्वयं को समझता है तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। बाकी सब, नए नेता, नए कानून, नए धर्म, पुरानी बोतल में नई शराब है। और शायद यही फ्रीडम है। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई बिलीफ नहीं, कोई फियर नहीं, बस क्लैरिटी जैसे साफ आकाश, बस अवेयरनेस बिना किसी दिशा के, बस देखना बिना किसी मांग के। और उसी देखने में शायद सत्य छिपा है। यदि ये वीडियो तुम्हारे भीतर किसी गहरे प्रश्न को छू गया हो तो उसे तुरंत उत्तर मत देना। किताबों में मत ढूंढो, गुरुओं से मत पूछो। बस उस प्रश्न के साथ बैठो, ऑब्जर्व करो, देखो कि वो प्रश्न तुम्हारे अंदर कैसे काम करता है। क्योंकि शायद सही प्रश्न ही सही उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है।